बच्चों, लोहे को कैसे प्राप्त किया जाता है आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, लोहे की जो अंग्रेजी होती है उसे हम कहते हैं आयरन। क्या कहते हैं? आयरन। अब आयरन का जो सांकेतिक सूत्र होता है वह होता है Fe, आप सब जानते हैं। अब अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका होता है 26 और परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार इसका होता है 56। अब अगर हम इस 26 के आधार पर 26 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसमें 26 है। तो अगर इस 26 का यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। तो यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर ऐसे हम बात करें तो पहले कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में यानी दूसरे वाले में कितने 2 और प्लस 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में कितना 6 2 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 होती है। अब देखिए, लोहे पे यानी अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करेगा। तो जो लोहे पे चार्ज होता है वह कितने का होता है? 2 प्लस का चार्ज होता है। लेकिन कहीं कहीं पे इसमें कितना चार्ज होता है? इस पे 3 प्लस का भी चार्ज होता है। तो ये चीज आपको कक्षा 11वीं में बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ाई जाएगी कि ये 2 प्लस और 3 प्लस का चक्कर क्या है। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि लोहा 2 प्लस में भी होता है और 3 प्लस में भी होता है। 2 प्लस में जो होता है उसे हम कहते हैं फेरस, और 3 प्लस में जो होता है उसे हम कहते हैं फेरिक। उसे हम क्या कहते हैं? फेरिक कहते हैं। तो ये तो हमारे लोहे के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हुआ। अब अगर हम आयरन के अयस्क की बात करें, यानी कि ओर ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के अगर अयस्क की बात करें तो आप जानते हैं कि आयरन किस किस रूप में पाया जाता है? हेमेनाइड और मैग्नाइट और आयरन पायराइट और सेरेनाइट और सीडेराइट। जो आपका हेमेटाइड होता है, ये हेमेटाइड होता है ना, जो आपका हेमेटाइड होता है उसका फार्मूला आपका होता है Fe2O3, और जो आपका मैग्नाइड होता है उसका फार्मूला होता है Fe3O4, और जो आपका आयरन पायराइड होता है यह एक सल्फाइड अयस्क है, इसका फार्मूला होता है FeS2, और जो आपका सीडेराइट होता है यह एक कार्बोनेट अयस्क है लोहे का, तो ये आपका हो जाएगा FeCO3। तो ये जो आपके आयरन के मुख्य अयस्क हैं। देखिए, आयरन जो है हमारे भूपर्पटी में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, और दूसरी चीज कि आयरन का एक युग ही रहा है जिसे हम लौह युग कहते हैं। तो चूंकि पृथ्वी पर हमारे बहुत मात्रा में लोहा पाया जाता है, इसलिए हमें लोहे को पढ़ना और लोहे का निष्कर्षण करना, लोहे को कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में पढ़ना अत्यंत जरूरी है। दूसरी चीज कि यह बोर्ड के एग्जाम से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ न कुछ आज के इस वीडियो में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो लोहे का निष्कर्षण बताया जा रहा है, धातु कर्म जो लोहे का बताया जा रहा है, कुछ न कुछ जरूर आना है, चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, लेकिन आना जरूर है। इसलिए यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके लोहा का अयस्क है। अब जब हम लोहे के अयस्क या किसी भी चीज के अयस्क की प्राप्ति कर लेते हैं तो उस अयस्क का हम क्या करते हैं? बारी बारी से उसको हम क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, और वही शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। तो मेटलर्जी ऑफ आयरन यानी आयरन का धातु कर्म। तो आयरन के अयस्कों से आयरन को शुद्ध करना क्या कहलाता है? मेटलर्जी ऑफ आयरन, यानी आयरन लोहे का धातु कर्म कहलाता है। तो अब आइए हम बारी बारी से लोहे के धातु कर्म के एक एक स्टेप को समझते हैं। तो बच्चों, अगले क्रम में देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं वे लोहे के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अयस्क हेमेटाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? हेमेटाइड के बारे में। इसमें अगर देखा जाए तो हेमेटाइड जो अयस्क होता है, हेमेटाइड अयस्क में लोहे की जो मात्रा होती है वह लगभग 78.9% होती है। यानी कि अगर 100 किलो आपका हेमेटाइड
है अयस्क के रूप में, तो उसमें से 78.9 kg आपका क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। यानी यह एक लोहे का ऐसा अयस्क है जिसमें भरपूर मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो हम इस धातु कर्म में हेमेटाइट के ही धातु कर्म को पढ़ने वाले हैं। तो आप जानते हैं जैसा कि जो धातु कर्म का फर्स्ट स्टेज होता है वह होता है अयस्क का सांद्रण। तो हम इसमें सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। और हम जानते हैं कि सांद्रण के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। तो जो लोहे का सांद्रण होता है वह दो विधियों में किया जाता है। पहला तो आपका है गुरुत्व पृथक्करण विधि, और दूसरा जो आपका है वह है चुंबकत्व पृथक्करण विधि। तो नंबर 1 आपका है गुरुत्व पृथक्करण विधि, यानी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के भी द्वारा हम हेमेटाइट का सांद्रण करते हैं, और चुंबकीय पृथक्करण विधि के भी द्वारा हम सांद्रण करते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण और चुंबकीय पृथक्करण विधि को हमने काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। यानी कि लोहे के अयस्क जो होते हैं, लोहे के कण जो होते हैं, अशुद्धियों से भारी होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि को काम में लेते हैं। और चूंकि लोहा जो होता है चुंबकीय होता है, चुंबक के प्रति उसका आकर्षण होता है, इसलिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का भी इसमें उपयोग करते हैं। अब अगले क्रम में जब हमारा सांद्रण हो जाता है, तो जो इन दोनों विधियों से हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त है, इस सांद्रित अयस्क का हम क्या करते हैं, इस सांद्रित अयस्क का हम करते हैं निष्कर्षण। क्या करते हैं, निष्कर्षण। और हमने पढ़ा है कि निष्कर्षण में हमने दो विधियों को काम में लेते हैं। पहला आपका है निस्तापन और दूसरा आपका है भर्जन। और हम ये भी जानते हैं, भर्जन और निस्तापन में हमने भली भांति पढ़ा है कि दोनों भर्जन और चाहे निस्तापन हो, दोनों में हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति होती है, इसमें ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है किसको, सांद्रित अयस्क को। सांद्रण से प्राप्त अयस्क को निस्तापन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे थोड़े बहुत उसमें जल या नमी की मात्रा जो होती है वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, भर्जन करते हैं, यानी कि वायु की उपस्थिति में इसको जब गर्म किया जाता है, कितना, उसके गलनांक से कम तापमान पर, यानी इसमें इतना गर्म किया जाता है, इसका टेम्परेचर, इन दोनों का ही टेम्परेचर इतना रखा जाता है कि उसके गलनांक से क्या हो, कम तापमान हो। तो उनके गलनांक से कम तापमान पर पहले हम सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तत्पश्चात हम उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। उसमें क्या है कि जितनी भी नमी ओगरे की मात्रा हो, जितने भी उसमें थोड़ी बहुत व्यर्थ गैसें हो, वह क्या हो जाए, निकल जाए इसमें। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, और फिर उसके बाद अंतिम क्रिया में हम उसका क्या करते हैं, प्रगलन करते हैं। क्या करते हैं, प्रगलन करते हैं। प्रगलन में भी हमने आपको बताया था कि प्रगलन क्या है, कि किसी भी धातु को इतना गर्म कर दें कि वह द्रवित अवस्था में प्राप्त हो जाए, तो वह क्या कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रगलन करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, वात्या भट्ठी काम में लेते हैं। वात्या भट्ठी में हम प्रगलन करते हैं, और हमने आपको बताया है कि वात्या भट्ठी का जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, वह आपका लगभग 300 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। तो जब हम इस सांद्रण और निष्कर्षण के बाद अयस्क जो हमें प्राप्त होती है, जो धातु प्राप्त होती है, उसका हम क्या करा देते हैं, प्रगलन करा देते हैं। किसमें, वात्या भट्ठी के अंतर्गत, जहां पे टेम्परेचर काफी हाई होता है, और जो हमारी वस्तु है वह द्रवित अवस्था में प्राप्त हो जाती है। और जो द्रवित अवस्था में प्राप्त वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। और चूंकि यह हेमेटाइट का प्रगलन है, तो जो द्रवित अवस्था में वहां प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे कास्ट आयरन। यानी कि जो द्रवित अवस्था में हमारा जो लोहा प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं कास्ट आयरन, यानी कि ढलवा लोहा। तो ढलवा लोहा हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब आइए हम आपको वात्या भट्ठी के अंदर होने वाली प्रक्रिया को एकदम डीप में देसी भाषा में आपको समझाते हैं। तो बच्चों देखिए, अयस्क का जो है सांद्रण करने के पश्चात, जैसे उसमें जो आर्सेनिक, यानी कि आर्सेनिक के जो कण हैं, या जो सल्फर के कण हैं, सल्फर के कण ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, SO2 बना लेते हैं, जो कि गैस के रूप में होता है, बाहर निकल जाता है। और जो आर्सेनिक के कण होते हैं वे भी क्या करते हैं, वे भी ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ क्रिया करके ये आपका बना लेता है AS2O3,
O3 बना लेता है, AS2O3 बना लेता है, जिसमें से इसको 2 मॉलिक्यूल में रखा जाता है, इसको 3 मॉलिक्यूल में रखा जाता है। तो इस प्रकार ये दोनों की दोनों क्या है, गैसें हैं, जो कि सांद्रण होने के पश्चात क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो बच्चों सांद्रण के बाद निष्कर्षण करते हैं, और निष्कर्षण के बाद जो हमें धातु प्राप्त होती है, उस धातु का हम क्या करते हैं, प्रगलन कराते हैं। और वह प्रगलन की क्रिया क्या होती है, वात्या भट्ठी में होती है, जो कि ये वात्या भट्ठी की संरचना है। तो मैक्सिमम बच्चों का कमेंट ये आ जाना चाहिए कि लोहे के जो प्रगलन की अभिक्रिया होती है किस भट्ठी में होती है, वात्या भट्ठी के अंतर्गत की जाती है। अब आइए देखते हैं, ये तो हमारी अशुद्धि के रूप में जो था निकल गया। अब हमारी धातु जो है लगभग शुद्ध हो चुकी है। अब उसका हम प्रगलन कर देंगे अंतिम स्टेप में, तो हमें पूरी तरह से लोहा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब आइए देखते हैं हम कि प्रगलन की अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया कि जो प्रगलन की अभिक्रिया होती है किस भट्ठी के अंतर्गत होती है, वात्या भट्ठी के अंतर्गत होती है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं वात्या भट्ठी को, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसके अंदर ऐसी क्या क्रिया होती है जिससे हमें अंत में क्या मिलता है, लोहा की प्राप्ति होती है। तो देखिए जो आपकी वात्या भट्ठी होती है, इसकी जो बाहरी सतह है यह एक इस्पात की बनी होती है। सबसे पहला चीज ये जान लीजिए कि इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो हाइट यानी कि लंबाई होती है, इसकी लंबाई आपकी होती है कितना, लंबाई आपकी होती है इसकी 30 से या 25 से 60 मीटर तक। अब समझ लीजिए कितनी लंबी होती है, यह अत्यंत लंबी चिमनी की भांति होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 से 60 मीटर होती है। अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी कितनी होती है, 12 से 24 मीटर, यानी कि 12 मीटर से 24 मीटर। कभी छोटी भी भट्ठी प्राप्त होती है और कहीं बड़ी भी भट्ठी देखने को मिलते हैं, यानी इसके साइज में अंतर जरूर रहता है। जहां पे जिस प्रकार का काम हमें रहता है, जिस प्रकार की आवश्यकता रहती है, बड़ी या छोटी भट्ठी हम काम में लेते हैं। यानी कि इसकी कम से कम साइज लंबाई जो होती है 25 मीटर। अब 25 मीटर समझ लीजिए कितना लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अधिकतम लंबा कितना होता है, 60 मीटर तक, और इसकी चौड़ाई 12 से 24 मीटर तक होती है, यानी 12 से 24 मीटर के व्यास के अंतर्गत यह होती है इसकी चौड़ाई। अब देखिए इसके अगर संरचना की हम बात करें तो इसकी जो बाहरी संरचना होती है ना, वह इस्पात की बनी होती है। मोटी मोटी इस्पात की चादरें होती हैं जो कि इसके बाहरी संरचना पे बनाई जाती हैं। और इसके अंदर की संरचना की बात करें, अगर इस परत की बात करें तो यह परत जो है एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में अग्नि सह ईंटें होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अग्नि, बहुत ज़्यादा ताप सहन करने वाली होती हैं। क्योंकि इसमें जो इसका जो तापमान होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, इसका तापमान मैक्सिमम कितना होता है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझ जाइए कि बहुत बड़ा ताप है, यानी कि इसके निचले परत को एकदम स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो इसकी जो बाहरी सतह है वह मोटी मोटी इस्पात की चादरों से बनी होती हैं, और जो इसकी आंतरिक सतह है, आंतरिक सतह उच्च मात्रा में अग्नि सह ईंटों के द्वारा क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। अब दूसरी चीज कि इसमें देखिए टोटल 3 भाग होते हैं, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। देखिए ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग को हम कहते हैं हापर, ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, हापर कहते हैं। जो यहाँ पे आपका ऊपरी भाग दिख रहा है, यह आपका क्या है, हापर है। और हापर के ही द्वारा हम क्या करते हैं, जो आपका अयस्क है, अयस्क और अयस्क प्लस अयस्क कोक और चूना पत्थर के मिश्रण को हम क्या करते हैं, इसी के माध्यम से डालते हैं, और यह कप प्लेट के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए यह इसका ये देखिए ये जो संरचना है यह कप की भांति दिख रही है कि नहीं, ऐसे अगर बना दिया जाए तो ये कप है, तो कप हो गया। और प्लेट यानी कि यह क्या है, प्लेट है। यह कार्य क्या करता है कि देखिए जैसे ये स्लाइडेबल है, यानी कि ऊपर नीचे गति कर सकता है। तो जब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास अंदर अयस्क आ जाता है तो यह स्लाइड होके ऊपर चला जाता है, जिससे यह क्या कर देता है, इसको बंद कर देता है, और नीचे अयस्क और अयस्क कोक और चूना पत्थर की मात्रा आना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो यह कप प्लेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरी चीज कि जो ऊपरी भाग होता है उसे हापर कहते हैं, और हापर के ही माध्यम से अयस्क को, कोक को और चूना पत्थर को क्या किया जाता है, डाला जाता है। अब देखिए चूना पत्थर जो होता है वह गालक का कार्य करता है, और कोक जो है वह क्या करता है, अपचायक का कार्य करता है। गालक, अपचायक हमने पिछले वीडियो में बताया है क्या होता है। तो अयस्क को जब हम इसमें डालते हैं तो उसमें कोक, अत्यधिक मात्रा में कोक यानी कि कोयले को मिला लेते हैं, और चूने पत्थर को। तो चूना पत्थर गालक के रूप में कार्य करता है, जो कि अशुद्धियों को दूर करने में सहायता करता है, और कोक जो है इसके अपचयन करने में सहायता करता है, यानी कि जो अयस्क है आपका उसमें से अपचयन करा के क्या बनाता है, लोहे की प्राप्ति कराता है। तो कोक, चूना पत्थर और अयस्क, ये तीनों चीज का मिश्रण हम करके
ये ऊपरी भाग हापर में डालते हैं, जो कि यह कप प्लेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी आवश्यकता अनुसार जितना हमें जरूरत है उसको हम अयस्क, कोक और चूना पत्थर को अंदर डाल सकते हैं। अब यह तो हमारा हापर हुआ। अब अगला आता है मध्य भाग। मध्य भाग में देखिए क्या होती है कि यहां पर दो पाइपें इसमें लगी होती हैं। एक पाइप यहां जो है इसमें आपका निकलता है व्यर्थ गैस, और यहां पे जो देखिए एक पाइप यहां है और एक पाइप यहां है, तो यहां से गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। गर्म वायु यहां से प्रवाहित की जाती है और गर्म वायु यहां से भी प्रवाहित की जाती है। तो दूसरे पार्ट में जो इसका मध्य भाग होता है उसमें से क्या की जाती है, गर्म वायु प्रवाहित की जाती है, जो कि अत्यधिक मात्रा में गर्म होती है। इसी गर्म वायु के कारण यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वह क्या होता है, बना रहता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, गर्म वायु को प्रवाहित करते हैं इसके मध्य भाग में, और इसके मध्य भाग में ही एक होता है जो कि भाई अभिक्रिया होगी इसके अंतर्गत, और अभिक्रिया में बहुत सारी जो व्यर्थ गैसें होंगी वे भी बनेंगी। तो व्यर्थ गैसों को क्या कर दिया जाता है, एक खिड़की के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपका हो गया मध्य भाग। अब देखिए इसका जो निचला भाग है, निचले भाग में क्या हो जाती है, जब अयस्क ये सब गालक और कोक की जब क्रिया हो जाती है तो उसके अंतर्गत क्या प्राप्त होता है, एक तो हमारा लोहा प्राप्त होता है जिसे हम ढलवा लोहा कहते हैं, कास्ट आयरन कहते हैं। तो जो लोहा है वह द्रवित रूप में, चूंकि यह प्रक्रिया क्या है, प्रगलन की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया इसके अंतर्गत हो रही है, प्रगलन की, यानी कि जो भी धातु हमें प्राप्त होगा वह किस रूप में होगा, द्रव के रूप में होगा। किस रूप में होगा, द्रव के रूप में प्राप्त होगा। तो जो आपका लोहा है वह गलित अवस्था में नीचे की ओर आ जाता है, और जो आपका अशुद्धियां हैं वह CaO यानी कि चूना पत्थर के साथ अभिक्रिया करके यहां पे इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे क्या करते हैं हम अशुद्धियों को अलग निकाल लेते हैं, और जो आपका लोहा है, ढलवा लोहा है, कास्ट आयरन है, उसको हम क्या करते हैं, अलग निकाल लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इनके मध्य जो ये तीन भाग हैं, ये तीनों भागों के मध्य कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं, ये तीनों भागों के मध्य कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आइए उनको हम देख लेते हैं। इसकी कार्यविधि आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी कि सबसे पहला ऊपरी भाग जो होता है उसमें अयस्क, कोक और चूना पत्थर मिला करके उसको क्या किया जाता है, हापर, जिसे हापर कहते हैं, हापर में क्या किया जाता है, डाला जाता है। और मध्य भाग में होता यह है कि गर्म वायु प्रवाहित की जाती है और व्यर्थ गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है। निचले भाग में क्या होती है, धातु द्रवित अवस्था में प्राप्त होती है, और अशुद्धियों को, यहाँ पे दो मार्ग होते हैं, अशुद्धियों को एक मार्ग से निकाल दिया जाता है और द्रवित धातु को अलग मार्ग से निकाल दिया जाता है। किस भाग में, निचले भाग में। अब इन तीनों भागों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कितने कितने तापमान पर होती हैं, आइए उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो अब आइए अगले क्रम में इनके मध्य होने वाली अभिक्रियाओं की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो ऊपरी भाग होता है उसको कहते हैं हापर, और ऊपरी भाग का जो तापमान होता है वह आपका 400 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। देखिए तीनों भाग में इसका तापमान अलग अलग होता है और अलग अलग तापमान पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं। अब होता यह है कि जब ऊपरी भाग हापर में जब अयस्क, कोक और चूना पत्थर को मिला करके उसमें डाला जाता है तो ऊपरी भाग में अभिक्रिया यह होती है कि जो आपकी उपस्थित कार्बन की मात्रा है, यह कार्बन की मात्रा O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, भाई इसमें वायु भी तो प्रवाहित की जा रही है ना, और वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो यह वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। अब देखिए चूंकि कोक की मात्रा अत्यधिक मात्रा में डाली जाती है, कोक की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें मिलाई जाती है, तो जो यहाँ पे CO2 बना वह पुनः CO2 कोक से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, दो मॉलिक्यूल में कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी जो लोहे के मध्य जो अभिक्रिया होती है उसका जो अपचयन होता है उसमें काफी मात्रा में सहायक होती है। तो एक तो इस प्रकार से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और दूसरा चीज कि इसमें देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में कोक मिलाया जाता है, कोक की मात्रा ज्यादा होती है, तो कुछ कोक की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा ये दोनों भी मिला करके क्या बना लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बना लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल में, दो मॉलिक्यूल में। तो जो पहला चरण होता है यानी इसका जो ऊपरी भाग होता है उसका टेम्परेचर 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और दूसरी चीज कि इसमें कोक मिलाया जाता है और वायु उपस्थित रहती है। तो कोयला और वायु के मध्य जब अभिक्रिया होती है तो सर्वप्रथम बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, CO बना लेता है। फिर से देखिए कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है तो ज्यादा मात्रा में कार्बन और
फिर से कुछ कार्बन के जो अणु हैं वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके डायरेक्टली भी बना लेते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए जो मध्य भाग होता है, तृतीय भाग जो होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य भाग का जो टेम्परेचर होता है वह होता है। और दूसरी चीज कि इसमें क्या आ रहा है, अयस्क, और किस चीज का अयस्क आ रहा है, लोहे का, और हेमेटाइड आ रहा है, यानी कि हेमेटाइड का जो फार्मूला होता है कितना होता है, Fe2O3, यानी कि इसके अंदर क्या आ रहा है, Fe2O3 आ रहा है, जो कि क्या करता है, इसमें उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, Fe तो बना ही लेता है, और साथ में साथ क्या बना लेता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इस समीकरण को संतुलित करें तो यहां अगर इसको 3 मालिक्यूल में ले लें तो Fe की संख्या कितनी है, 2 है, तो Fe कितना हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। O की संख्या 3 यहां पर है, O की संख्या 3 यहां पर है, और 3 यहां पे है, यानी 3 3 6 कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन है, और 3 आपका कार्बन है, तो 3 मालिक्यूल में ये बन जाएगा 3 कार्बन, और साथ में O2 यानी 2/3 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 ऑक्सीजन और 3 कार्बन। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, लोहा प्राप्त हो जाता है, जो कि अत्यधिक तापमान होने के कारण वह लोहा किसमें हो जाता है, द्रवित अवस्था में हो जाता है, पिघल जाता है। लोहे का क्या हो जाता है, प्रगलन हो जाता है, और पिघलने के बाद भारी होने के कारण वह सीधा सीधा भट्ठी के एकदम तली में आ जाता है, एकदम निचले भाग में आ जाता है, जिसे हम आगे चल के क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो देखिए इसका निचला भाग जो होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, 1200 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड इसका निचले भाग का टेम्परेचर होता है। और निचले भाग में होता क्या है कि यहाँ पे जो चूना पत्थर आ रहा है, यानी कि जो आपका CaO आ रहा है, वह इसमें उपस्थित, भाई देखिए लोहे का जो अयस्क होगा उसमें बालू इत्यादि के कण होंगे, सिलिका होगा, बालू को हम क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं, यानी कि सिलिका अशुद्धि के रूप में होगा। तो यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा SiO2, यह बालू का सूत्र है, यानी कि सिलिका का सूत्र है। तो यहाँ से जो चूना पत्थर है वह सिलिका के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, CaSiO3 बना लेगा, जो कि किस रूप में उपस्थित हो जाएगा, धातु मल के रूप में उपस्थित हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा, धातु मल के रूप में उपस्थित हो जाएगा। और धातु मल क्या होता है, लोहे के जस्ट ऊपरी भाग में आकर के बैठता है, जिसे हम इस रास्ते से निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया धातु मल, और यह आपका हो गया आयरन। और कैसा आयरन, कास्ट आयरन, यानी कि ढलवा लोहा हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, जो कि द्रवित अवस्था में होता है, जिसे हम ठंडा करके फिर से जिस आकार का हमें बनाना होता है उस आकार का हम लोहे को ढाल लेते हैं, बना लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अभिक्रिया होती है। आइए एक चक्कर 60 में इस अभिक्रिया को फिर से एक्सप्लेन कर दें। देखिए इसका जो 3 भाग होता है, पहले भाग में इसका टेम्परेचर 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसमें आपका जो आपकी कार्बन है और ऑक्सीजन, कार्बन वायु से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन की अधिक मात्रा होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक के रूप में कार्य करता है, जो कि यहाँ पे इसका अपचयन करा के हमें किसकी प्राप्ति कराता है, लोहे की प्राप्ति कराता है। तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड ये बना, और कुछ कार्बन डायरेक्टली आपके O2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं। अब अगले क्रम में जो इसका मध्य भाग होता है, इसमें गर्म वायु प्रवाहित की जाती है, इसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिसके मध्य हमारी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। हेमेटाइड अयस्क जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, लोहा अलग हो जाता है उसमें से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह क्या हो जाती है, यहाँ व्यर्थ गैस के रूप में बाहर निकाल ली जाती है, या फिर यह जाती है यहाँ पे फिर से और कोक इत्यादि के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया करके फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। और जब फिर से हम यहाँ से इस कप प्लेट को खोलते हैं तो फिर से हमारी उसके साथ अभिक्रिया करके फिर से यह क्रम क्या होता है, दोहराया जाता है। और अत्यधिक तापमान सबसे नीचे होता है 1200 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें चूना का पत्थर क्या होता है, चूना का पत्थर जो इसमें सिलिका की मात्रा होती है, अशुद्धियों की मात्रा होती हैं, उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, धातु मल बना लेता है। और हम जानते हैं कि जो चूना पत्थर है यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा का शोषण करता है, इसलिए चूना पत्थर की लिमिट मात्रा ही डाली जाती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चूना पत्थर की मात्रा डाल दी जाएगी तो हमारे परिणाम गलत आना शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों,
तो प्यारे बच्चों, लोहे को प्राप्त करने की कहानी कुछ इस प्रकार से रही, जिसका हमने एकदम शुद्ध देसी भाषा में आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।